दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मार्च का महीना बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये बिहार की राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार पर यदि आप गौर करें तो जिन 2-3 बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, यूं कहें कि घिसट रही है, वो 2-3 बैसाखियों में से एक बड़ी बैसाखी बिहार की है। और बिहार से भी सबसे बड़ी बैसाखी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की है। एक बैसाखी आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की है, तो एक तीसरी बैसाखी भी है जो इन दोनों की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी है, और वो बैसाखी है महाराष्ट्र से शिवसेना के एकनाथ शिंदे की। तो इन बैसाखियों पर टिकी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए मार्च का महीना पार करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण बिहार में नीतीश कुमार के लिए मार्च 2026 का महीना निकालना है। क्या होगा बिहार में मार्च में और क्या होगा मार्च में, इसकी शुरुआत अब लिखी जा चुकी है। शुरुआत लिखने का काम चुनाव आयोग ने किया है और चुनाव आयोग ने जैसे ही राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की, उसके बाद यह तय हो चला कि बिहार किस दिशा में जा रहा है, उसको लेकर अब बहुत ज्यादा कयास लगाने के लिए वक्त नहीं है। आज की तारीख में जो सामने से दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मिलकर चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार से यदि भारतीय जनता पार्टी अलग भी हो जाए तब भी नीतीश कुमार के पास बहुमत की दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब नीतीश कुमार से अलग होगी, इसको लेकर सबके पास अपने अपने तर्क हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यूं कहें कि शाश्वत सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी इसी मौजूदा विधानसभा में यानी 2025 से 30 की विधानसभा में अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है, और अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। राज्यसभा में 5 सीटें खाली हो रही है। राज्यसभा में जो सीटें खाली हो रही है उसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की सीट भी है जो जेडीयू कोटे के हैं। जेडीयू कोटे से एक और सीट है, वो रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं उनकी सीट है। भाजपा के कोटे से 2 सीटें हैं और एक उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। अब सवाल ये, एक प्रेम गुप्ता की भी सीट है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने अपने कोटे से भेजा था। प्रेम गुप्ता राजद के हैं। इस विधानसभा में 41 विधायकों के ऊपर, प्रथम वरीयता के 41 वोटों के ऊपर एक राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। एनडीए के पास 202 हैं, यानी कि 205 के आंकड़े से, 5 सदस्यों के चुने जाने के 205 के आंकड़े से केवल 3 सीटें कम है। सवाल यह है कि क्या प्रेम गुप्ता राज्यसभा जा पाएंगे? प्रेम गुप्ता लंबे वक्त से राज्यसभा जा रहे हैं, 3 दशकों से ज्यादा समय से वो राज्यसभा में है, लेकिन इस बार उन्हें राज्यसभा जाने में दिक्कतें हैं। दिक्कत इसलिए है क्योंकि बिहार में उनकी राज्यसभा की पाइपलाइन जो राष्ट्रीय जनता दल के सहारे खुलती है, लालू यादव के सहारे खुलती रही है, वो पाइपलाइन करीब करीब बंद है, क्योंकि वहां पर पर्याप्त जगह नहीं है कि सभी दलों को मनाकर एक सीट को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल सहमति बना सके। एक तो इंडिया अलायंस के पास महज 35 विधायक हैं। अब उसके लिए इंडिया अलायंस के अलावा बसपा और एमआईएम के 6 विधायकों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। 41 के 41 उन्हें मिल जाए तभी उनकी जीत की संभावना है। लेकिन प्रेम गुप्ता ठहरे। जानकार सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने प्रेम गुप्ता को यह ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि एनडीए की तरफ से कोई भी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, कोई भी दल यदि प्रेम गुप्ता को समर्थन देता है, निर्दलीय प्रेम गुप्ता को समर्थन देता है या अपना सिंबल प्रदान करता है राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए, तब राष्ट्रीय जनता दल उनका विरोध नहीं करेगी। ऐसी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो जाने देगी। सवाल यह है कि प्रेम गुप्ता किस दल में जाएंगे। संसद में रहना उनकी आदत है। बिहार से किंग महेंद्र, उत्तर प्रदेश से रामगोपाल यादव, वो भी लंबे समय तक रहे, अभी भी हैं, और इसके साथ साथ प्रेम गुप्ता, ये इस तरह के सांसद हैं जो लगातार राज्यसभा में रहते हैं। अब राज्यसभा प्रेम गुप्ता कैसे जाएंगे, इसको लेकर जो अटकलों का दौर चल रहा है, उसमें एक थ्योरी तो ये कहती है कि प्रेम गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। एक दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि प्रेम गुप्ता नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का रुख कर सकते हैं।
तीसरी थ्योरी ये चल रही है कि प्रेम गुप्ता चूंकि एक उद्योगपति भी माने जाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो सुटेबल पार्टी है वो लोक जनशक्ति पार्टी के सहारे जा सकते हैं। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि एनडीए के दोनों दल ही आपस में सीटें बांटेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के सामने परिस्थितियां हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को राज्यसभा भेजे, विधान परिषद भेजे, या खुद राज्यसभा जाए, दोनों की दोनों सीटें उन्हें मिल जाए। फिलहाल ऐसा संभव दिखाई नहीं देता, हालांकि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर प्रेम गुप्ता जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जाते हैं, अगर जनता दल यूनाइटेड उन्हें राज्यसभा भेजती है, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को जोड़ने वाली कड़ी प्रेम गुप्ता बनने जा रहे हैं? मत भूलिए कि प्रेम गुप्ता के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल के कई सारे लोग एक अलग किस्म की राजनीति का खुलकर तो नहीं लेकिन अंदर खाने व्यक्तिगत बातचीत में आरोप जरूर लगाते रहे, और वो है केस मुकदमे में कथित कॉम्प्रोमाइज का मामला। क्या वाकई कोई कथित कॉम्प्रोमाइज केस मुकदमे को लेकर होता है? मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता है, लेकिन सत्ताधारी दल जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, उस स्थिति को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि आज के दौर में सलाखों तक यदि कोई नहीं पहुंच रहा है, जिसके ऊपर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कोई भी आरोप या आरोपों के जद में आने की संभावना है, और वहां तक जाने से कोई बच रहा है, तो कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये कहावत चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। खैर, इस कहावत का भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, और मतलब इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिहार की सियासत में आग हो ना हो धुआं जरूर उठता रहता है, और वो धुआं जो उठने की बात है, वो सवाल यह है कि बिहार का कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों रुका हुआ है। राज्यसभा में तो करीब करीब तय मानिए कि 5 की 5 सीटें एनडीए के लोग ही जीतेंगे। अब उसमें 2 सीटें जेडीयू की पक्की है, 2 बीजेपी की पक्की है, 5वीं सीट जेडीयू लेगी, भाजपा लेगी, या उपेंद्र कुशवाहा को देगी, या लोजपा को देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 5 की 5 सीटें एनडीए ही बिहार से राज्यसभा जीतेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है कि इन 5 सीटों के चुनाव के सहारे कौन सा ऐसा समीकरण साधा जा रहा है जिस समीकरण को लेकर बिहार की सियासत में अभी से मार्च के महीने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक समीकरण बिहार विधानसभा का पावर इक्वेशन है, बिहार विधानसभा का अरिथमेटिक यानी अंक गणित है, और उस अंक गणित के लिहाज से मौजूदा मुख्यमंत्री के पास 122 का आंकड़ा पूरा करने में उन्हें दिक्कत होगी, किसी भी हालत में दिक्कत होगी। फिलहाल ऐसा लगता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जो नजर है, इस नजर के बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार क्यों रुका हुआ है, ये एक बड़ा मौजू सवाल है। कैबिनेट विस्तार इसलिए रुका हुआ है क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट विस्तार के साथ साथ बिहार में मुख्यमंत्री पद पर भी परिवर्तन चाहती है। बीजेपी के लोगों का ऐसा मानना है कि अब बहुत हो गया, बहुत दिनों तक नीतीश कुमार को समर्थन दिया गया, अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन दे। लेकिन सियासत में अक्सर ऐसा होता नहीं है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर देखें, जिस वक्त सीताराम केसरी ने देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लिया था, उस वक्त उन्होंने मीडिया में आकर यह बयान दिया था कि जैसे हमने 10 महीने तक संयुक्त मोर्चे का समर्थन किया, यानी कांग्रेस ने समर्थन किया, अब संयुक्त मोर्चे को भी अगले 10 महीने तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहिए। लेकिन भला सियासत में ऐसा होता है कि जिसकी सरकार को आप गिराने की कोशिश करें, उससे समर्थन मांगने की उम्मीद कर बैठे। अब यदि भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि नीतीश कुमार को जैसे समर्थन दे रही है, नीतीश कुमार भी कुर्सी छोड़कर हट जाए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे, इस तरह की संभावना और भलमनसाहत राजनीति में आमतौर पर होता नहीं है, और भलमनसाहत तब होती है जब सामने वाले की नीयत में भी भलमनसाहत हो। आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की कुर्सी पर ही अपनी गिद्ध दृष्टि लगा दी है, तो भला नीतीश कुमार की पार्टी कैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री का सपोर्ट करेगी? यह दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार का नहीं हो पाना कई सारी संभावनाओं को जन्म दे रहा है, और वो संभावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच क्या समय से पहले संबंध विच्छेद हो जाएगा। दिल्ली की सत्ता से राज्य सरकारों को कई सारे काम कराने होते हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में तमाम तरह के काम करा भी रहे हैं,
लेकिन बिहार में कौन सा काम दिल्ली के सहयोग से हो रहा है जो नीतीश कुमार के अलग हो जाने की स्थिति में नहीं होगा, यह फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। अगर एक्सप्रेसवे सिल्लीगुड़ी तक ले जाना है तो वो हवा में नहीं बनेगा, स्वाभाविक है कि बिहार को पार करके ही बनेगा। और इसके लिए नीतीश कुमार साथ में रहे या न रहे, नीतीश कुमार की पार्टी चाहे एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो या इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, दोनों ही परिस्थितियों में एक्सप्रेसवे तो बनेगा ही बनेगा, या उसके लिए केंद्र सरकार अलॉटमेंट करेगी ही करेगी। वो बिहार के ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर और बंगाल तक ले जाने की जो कोशिशें हैं उसमें बिहार भौगोलिक रूप से बीच में आता है, लिहाजा एक्सप्रेसवे दिया जा रहा है। अब इसके अलावा बिहार को कौन सा आईटी हब मिल गया, कौन सा एआई हब मिल गया, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां बिहार के सामने पैदा हो गई जिसमें बिहार तेलंगाना को कंपीट करता हुआ दिखाई दे, भला नरेंद्र मोदी गुजरात के दायरे से बाहर हटकर कब सोचने लगे, ये तो इस देश के आम लोगों को भी पता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में ही संभव था, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ था कि वर्ल्ड कप जब क्रिकेट जब आयोजित किया जाएगा तो उद्घाटन मैच भी अहमदाबाद में, भारत पाकिस्तान का मैच भी अहमदाबाद में, और फाइनल मैच भी अहमदाबाद में, यानी तमाम महत्वपूर्ण इवेंट्स वर्ल्ड कप क्रिकेट के अहमदाबाद में होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति या सत्ता केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित सत्ता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति फॉर द गुजरात, फॉर द अहमदाबाद, बाय द अहमदाबाद, ऑफ द अहमदाबाद, अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद के द्वारा अहमदाबाद का शासन पूरे देश पर चला रहा हो, वो भला बिहार के प्रति उदार हो जाएगा, ये बात तो बिहार के लोग क्या देश के दूसरे हिस्से के लोग भी सपने में नहीं सोच सकते। इस बात को नीतीश कुमार भी बखूबी जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू को पैसा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बूते सरकार चल रही है, और उन्हें नीतीश कुमार की तरह अपनी सरकार चलाने के लिए भाजपा के समर्थन की जरूरत नहीं है। खुद वो 3/4 बहुमत से राज्य में काबिज है। लेकिन नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा का जो अंक गणित पिछले 20 सालों से है, उसमें सरकार चलाने के लिए भाजपा या राजद, एनडीए या विपक्षी गठबंधन, किसी एक का समर्थन लाजमी हो जाता है। उसके बिना 122 का आंकड़ा पिछले 20-22 सालों में कभी पूरा नहीं होता। यह बिहार की एक राजनीतिक मजबूरी है, लिहाजा इस राजनीतिक मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जैसे नायडू तो मुफ्त में समर्थन दे रहे हैं, उसके बदले उन्हें पैसा दिया जा रहा है। नीतीश कुमार एक हाथ से समर्थन दे रहे हैं, दूसरे हाथ से समर्थन ले रहे हैं, लिहाजा यहां पर नायडू की तरह उदारता नहीं बरती जा रही है, संसाधनों को बिहार भेजने में उदारता नहीं बरती जा रही है। लेकिन बिहार के राजनीतिक संसाधन पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी नजर लगाए बैठी है, क्या यह नीतीश कुमार और जेडीयू होने देंगे? कैबिनेट विस्तार तो अब तय मानिए कि एनडीए के मुख्यमंत्री रहते हुए, एनडीए के शासनकाल में बिहार में कैबिनेट विस्तार होने की संभावना बेहद कम बची है, ना के बराबर बची है। अब कैबिनेट विस्तार यदि होगा भी तो कैबिनेट विस्तार होगा या कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, ये सवाल ज्यादा लाजमी है। सवाल लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार को ये बखूबी पता है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी विधानसभा में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी जब अपनी आदतों से बाज नहीं आई थी, 74 को 77 करने के बाद एक नए खेल में लगी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचकर उस वक्त जेपी नड्डा कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत के बाद अब क्षेत्रीय दल मुक्त भारत भी हो जाएगा। उस वक्त ही बीजेपी की मंशा लोगों को समझ में आ रही थी। तो अब भला बीजेपी जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उस स्थिति में कैसे बाज आएगी? अमित शाह की चाणक्य नीति अलग है, पाटलिपुत्र पर कब्जा करने की नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली भाजपा की चाहत अलग है, और बिहार बंगाल को लेकर के बीजेपी के अंदर जो ऑब्सेशन है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं कि बिहार और बंगाल, कलकत्ता और पटना पर अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके लिए किसी भी हद तक जाने की जो मानसिकता है, वही किसी भी हद तक जाने की मानसिकता मार्च के महीने में उस मानसिकता को खुलकर आने का मौका मिलेगा, या फिर वो मानसिकता किसी और राजनीतिक खेल की गुंजाइश बनाते हुए नजर आएगी, ये देखा जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या विधानसभा में बजट सत्र खत्म होते होते या उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक दल बचेगा? क्या राज्यसभा सीट की चाहत में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को भी जेडीयू में ले जाकर मर्ज करेंगे, वहां विलय करेंगे? और क्या जो छोटी पार्टियों के विधायक हैं, मसलन बसपा और आईपी गुप्ता जैसे विधायक, क्या ये कुछ नया खेल करेंगे? अब दो महत्वपूर्ण इवेंट है, घटनाक्रम है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है।
पहला, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल अंदर से जो खबर आ रही है वो ये है कि नितिन नवीन जो अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार में ही विधायक रहेंगे, वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी केंद्र में होती है और उनका दिल्ली में रहना जरूरी होता है। विधानसभा में उनका कोई विशेष काम है नहीं। उन्हें विधानसभा में क्यों रखा जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन नवीन भावी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इस वजह से नितिन नवीन को बिहार विधानमंडल की सदस्यता को छेड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें वहां बरकरार रखा जा रहा है? क्योंकि कई जानकार लोग इस बात को मानते हैं कि बिहार में बिना नेता के मुख्यमंत्री बना करके वो राजनीतिक रिस्क नहीं लिया जा सकता जो पर्ची वाले सिस्टम से मध्य प्रदेश और राजस्थान में लिया गया। बिहार मुख्यमंत्री के तौर पर नेता को स्वीकार करता है और नेता का कद बनाने के लिए एक नितिन नवीन की अपनी पहचान स्थापित हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया। ऐसा मानने वाले लोगों की कमी नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बावजूद बिहार विधानसभा में उन्हें रहने को कहा जा रहा है, इसी वजह से कि नितिन नवीन किसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट में बिहार के मुख्यमंत्री भी बीजेपी की तरफ से उन्हें बनाने की संभावना बरकरार है। अब उसके आगे जो दूसरी परिस्थिति है, बिहार के एक विधायक है आईपी गुप्ता। हाल के दिनों में वो हैदराबाद गए थे। हैदराबाद गए थे तो क्यों गए थे? घोषित कारण तो कुछ और बताया गया, लेकिन क्या हैदराबाद जाने के पीछे स्ट्रेटजी कुछ दूसरी थी? पहली चीज ये कि हैदराबाद में जाति जनगणना का खुलकर समर्थन करने वाली कांग्रेसी सरकार है। रेवंत रेड्डी के लिए जाति जनगणना वैसे ही एक जज्बाती मुद्दा है जैसे नीतीश कुमार के लिए थी। एक मकसद ये है। दूसरा, बिहार में एमआईएम के 5 विधायक, जी हां, असदुद्दीन की पार्टी, हैदराबाद वाली पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनके 5 विधायक बेहद महत्वपूर्ण है। वो नीतीश कुमार की प्रशंसा भी लगातार करते रहते हैं। तो एक ये मकसद है कि क्या कहीं किसी को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश है, किसी की कथित सहमति प्राप्त करने की कोशिश है। तो एक आईपी गुप्ता फैक्टर है कि आईपी गुप्ता किसके बिहाफ पर किस मकसद से, और वो पटना में दावा भी कर रहे हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में बड़ा खेल हो सकता है। ठीक इसी तरह एक विधायक है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के माधव आनंद, वो भी कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेल हो सकता है। अब माधव आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया। माधव आनंद को मंत्री या किसी भी विधायक को मंत्री वही बना सकता है जिसके पास मुख्यमंत्री का पद हो। तो क्या ये सारे विधायक उपेंद्र कुशवाहा के साथ जनता दल यूनाइटेड का रास्ता पकड़ने की तैयारी में है? जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी से आगे निकालकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने की तैयारी में है? मोटे तौर पर बाहर से जो दिख रहा है और पटना में जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम अंदर खाने चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में एनडीए के अंदर नीतीश कुमार तभी तक टिके हुए हैं जब तक उनके पास सेकंड लार्जेस्ट विधायक दल का तमगा है। जैसे ही जनता दल यूनाइटेड भाजपा के 89 विधायकों से आगे निकल जाती है, यानी 85 की अपनी संख्या को 90-95 तक ले जाती है, उसके बाद की परिस्थितियों में नीतीश कुमार कहां टिकेंगे, ये बिहार में कोई राजनीति को का अदना वो राजनीति की सामान्य सी समझ रखने वाला व्यक्ति भी बता सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों को लेकर अलग सवाल है कि उनके 19 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, बाकी 17 सब में चाहत है। और लोक जनशक्ति पार्टी का टिकट जिस परंपरा के मुताबिक दिया जाता है, उस परंपरा में विधायकों को मंत्री बनने की चाहत होना स्वाभाविक है। लाल बत्ती की चाहत स्वाभाविक हो जाती है। एक बार लोजपा के विधायक घाटशिला चले गए थे, एक बार चिराग पासवान की लोजपा के विधायक जेडीयू में चले गए, पिछली बार भी जेडीयू में चले गए, पिछली बार तो सांसद भी टूट गए थे। तो आज की तारीख में तेजस्वी यादव के सामने जो परिस्थिति है कि वो न तो किसी बार्गेनिंग की स्थिति में खुद को दिखाई पड़ रहे हैं, न ही उनके पास बार्गेनिंग के लायक, नीतीश कुमार के साथ बार्गेन करने के लायक संख्या बल है। और 2010 के बाद पहली बार जो नीतीश कुमार के सामने एक आदर्श परिस्थिति बनी जिसमें जेडीयू का विधायक दल आरजेडी की तुलना में बड़ा हो गया, तो उस परिस्थिति में आरजेडी और जेडीयू के मिलन को ज्यादा वक्त तक रोक कर रखा जाएगा, ये जेडीयू की तरफ से तो संभव नहीं है। हाँ, आरजेडी की तरफ से जरूर संभव हो सकता है कि जेडीयू और आरजेडी के मिलन को
किसी भी प्रकार का उस पर ब्रेक लगाई जाए। और बिहार के अंदर एक बात तो तय मानिए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से तभी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे। जब तक राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर भूमिका में दिखाई देगी, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती। जब भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो जाएगा कि अगर भाजपा सपोर्ट विड्रॉ भी कर ले, भाजपा अपने आप को सरकार से अलग भी कर ले और राष्ट्रीय जनता दल तब नीतीश कुमार के बचाव में सामने नहीं आएगी, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। फिलहाल मार्च के महीने में राज्यसभा चुनाव एक ट्रेलर की तरह देखा जा रहा है, और राज्यसभा चुनाव जब ट्रेलर की तरह है तो क्या इस ट्रेलर के साथ पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट भी आपके सामने आ जाएगी? पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का मौजूदा स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, क्या उसी स्वरूप में दोनों गठबंधन मार्च महीने या उसके बाद बने रहेंगे? इसको लेकर अभी बहुत सारे तथ्य नहीं कहे जा सकते। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने आना बाकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।